Students, today we will start with a chapter enzymes. एंजाइम्स चैप्टर पहले तो हम समझेंगे कि व्हाट आर एंजाइम्स. एंजाइम्स होती क्या हैं. एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स ही होती हैं एंजाइम्स. और एंजाइम्स होती क्या है, दे कैटालाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट और एनिमल्स में होते हैं. लिविंग बींग्स में जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं. और उन रिएक्शंस जो कैटालाइज करते हैं, कैटालिस्ट एक्ट करते हैं, उनमें उनका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, तो उनको हम उन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को हम एंजाइम्स कहते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. ये जो टर्म है एंजाइम, दिस टर्म वाज coined by Frederick Wilhelm Kuhne, and they are also called as biological catalyst, as they quicken the chemical reactions which are occurring in the body. तो अगर हम इनकी एक सिंपल सी डेफिनेशन करें तो एंजाइम्स आर द सिंपल और कंबाइंड प्रोटीन्स एक्टिंग एज स्पेसिफिक कैटलिस्ट. बहुत स्पेसिफिकली ये एक्ट करती हैं. ये एंजाइम्स बहुत खास होती हैं फॉर देयर स्पेसिफिसिटी एंड सिलेक्टिविटी. ये हम आगे करेंगे डिटेल में कि किस तरह से वो स्पेसिफिकली एक्ट करती हैं ऑन देयर सबस्ट्रेट. अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो नॉर्मल हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करते हैं उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. अब जो लिविंग बींग्स में रिएक्टेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट्स. उन सबस्ट्रेट्स पर एंजाइम्स बाइंड होती हैं और उन सबस्ट्रेट्स को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं. सबस्ट्रेट्स आर एक्चुअली रिएक्टेंट्स ऑफ द इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस. वो रिएक्टेंट्स ही हैं बट वो हमारे मतलब लिविंग बींग्स में हो रहे हैं, तो इसीलिए हम उनको वहाँ पर सबस्ट्रेट का नाम दे दिया है. अब दीज एंजाइम्स दे आर सॉल्युबल, दे आर कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग cells. They are globular proteins and they have three-dimensional structure which are capable of binding the substrates to a part of their surface. अगर हम ऐसे कहें कि जो हमारी लाइफ है पूरी तरह से एंजाइमेटिक रिएक्शंस का ही एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से ही हो रही है, चल रही है, तो लाइफ इज़ एन ऑर्डरली फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स. अगर एंजाइम्स डिसफंक्शनल हो जाए या फिर इनअप्रोप्रिएटली एक्ट करें तो कोई ना कोई हमारा जो रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शनैलिटी आ जाएगी उसमें. तो एंड लाइफ इज़ एन ऑर्डरली फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स. एंजाइम्स अगर प्रॉपरली वर्क करते रहें तो हमारी लाइफ भी प्रॉपरली, जो हमारे लिविंग जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो प्रॉपरली वर्कआउट करते रहेंगे. एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स. अगर हम मेन मोटे तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन करें तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, एंडो एंजाइम्स और इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स, एंड एक्सो एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स. फ़र्क क्या है दोनों में. इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स और जो एंडो एंजाइम्स होती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स एंड दे एक्ट विद इन द सेल्स. मतलब सेल्स के अंदर ही जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको ये एक्सेलरेट करती है, उनको ये कैटालाइज करती हैं. और एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स और या जो एक्सो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स तो प्रोड्यूस होती हैं, लिविंग बींग्स ही प्रोड्यूस करते हैं इसको, बट ये बाहर एक्ट करती हैं. कैसे, जैसे आपने एक पिक्चर प्लांट सुना होगा. पिक्चर प्लांट में वो जो प्लांट होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और वो लेकिन क्या करता है, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में उनको इन्वायरमेंट में छोड़ देता है ताकि वो मतलब किसी इंसेक्ट को पकड़ के उसको वो डाइजेस्ट कर पाए. आपने सुना होगा इसके बारे में, पिक्चर प्लांट के बारे में. तो वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो वो प्रोड्यूस करता है, बट वो विद इन द सेल नहीं कर रहा है एक्ट, वो बाहर एक्ट कर रहा है. एंड अगर हम क्लासीफाई करें एंजाइम्स को तो देयर आर 6 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम्स. Oxidoreductases are those enzymes which bring about oxidation reduction reaction between two substrate. जैसे दो substrates हैं हमारे, एक S है और एक S डैश है. एक S जो सबस्ट्रेट है रिड्यूस्ड फॉर्म में है और दूसरा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है. तो एंजाइम्स, ये जो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम्स होती हैं ये रिड्यूस्ड
सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देगा और जो ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट है उसको ये रिड्यूस कर देगा। तो ये काम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। फिर सेकेंड क्लास ऑफ एंजाइम इज ट्रांसफरेजेस, एज देयर नेम इंडिकेट्स, विच कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप, कोई भी ग्रुप है जी, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। जैसे ये एक सबस्ट्रेट के साथ हमारा ग्रुप बाइंड है, तो इस ट्रांसफरेज एंजाइम ने इस ग्रुप को इस सबस्ट्रेट से इस सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये बन गया है S एंड S-G। फिर थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम्स में आते हैं हमारे पास हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस दे कैटालाइज द hydrolysis of their substrate by adding the constituents of the water across the bond they split. फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्राइग्लिसराइड ले लेते हैं। अब इसने हाइड्रोलिसिस करनी है, तो ट्राइग्लिसराइड को इसने तोड़ भी दिया साथ में, बट हाइड्रोलिसिस की, साथ में लिसिस भी किया, मतलब क्लीवेज भी की, और साथ में वाटर भी ऐड कर दिया। तो ट्राइग्लिसराइड ब्रेकअप हो जाएगा एक डाइग्लिसराइड में और एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस से एक डाइग्लिसराइड बन गया और एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बन गया। फिर उसके बाद फोर्थ क्लास ऑफ एंजाइम्स आती है लाइएसेस और डेस्मोलेसेस। दे कैटालाइज द रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट। अब जैसे ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, यहाँ से XY कोई का ये रिमूवल कर देगा, एक तरह से ये एलिमिनेशन कर रहा है, और एलिमिनेशन के बाद XY निकल गया और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। तो ये काम होता है लाइएसेस का और डेस्मोलेसेस का। फिर फिफ्थ क्लास ऑफ एंजाइम आती है आइसोमरेजेस। दे कैटालाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल और पोजिशन आइसोमर्स बाय इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं रेसिमेजेस एंड एपीमरेजेस। जैसे एलेनाइन रेसिमेज एंजाइम है, वो एल एलेनाइन को डी एलेनाइन में कन्वर्ट कर देती है। उसी तरह से सिस ट्रांस आइसोमरेज है, ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज एंजाइम है जो ट्रांस रेटिनिन को, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मतलब वो ट्रांस आइसोमर को या सिस आइसोमर को उसके दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि ये जो ट्रांस रेटिनिन है इसको ये सिस रेटिनिन में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद सिक्स्थ क्लास ऑफ एंजाइम इज ligases और synthetases. They catalyze the linking together of the two compounds. दो कंपाउंड्स को लिंक कर देगी। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की डिटेल में आते हैं। इसमें जो एंजाइम्स हैं वैसे तो वो प्रोटीन्स हैं, बट इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्टिव प्रोटीन कंपोनेंट होता है और एक इनएक्टिव प्रोटीन कंपोनेंट होता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बेसिकली, बट इसमें एक एक्टिव कंपोनेंट है, एक इनएक्टिव है। जो इनएक्टिव प्रोटीन कंपोनेंट है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, और जो एक्टिव प्रोटीन कंपोनेंट है उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। बट कई बार कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जिसके लिए एक कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर का होना ज़रूरी होता है। मींस उस कोफैक्टर की एब्सेंस में वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो many enzymes they lack catalytic activity in the absence of a non-protein component called a cofactor. Means कई बार हमें एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी चाहिए है जिसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। और ये कोफैक्टर कई बार एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और कई बार ये एक मेटल आयन भी होता है। अब जब ये कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तब हम इसे कोएंजाइम कहते हैं। जब ये कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तब हम इसे कोएंजाइम कहते हैं। और ये जो कोफैक्टर होता है कई बार ये एंजाइम से इतना टाइटली बाउंड होता है कि अगर हम इसे रिमूव करेंगे तो एंजाइम पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। तो अगर ये इस तरह से बाइंड हुआ है कोफैक्टर एंजाइम में, तो सच टाइटली बाउंड कोफैक्टर इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, सम एंजाइम्स बाइंड कोफैक्टर्स मोर टाइटली than the others. When a cofactor is bound so tightly then it is difficult to remove without damaging the enzyme, it is called a prosthetic group.
तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम इतना ही करेंगे एंजाइम्स की। इसके बाद हम इसकी जो कुछ रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।